गुड मॉर्निंग। क्या लिखा था लास्ट टॉपिक? आजाद हिंद फौज, आईएनए है ना, लिखना चालू करिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी, द इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए, कोष्टक में ले लीजिएगा 1942 1942, 1942 1942। द इंडियन नेशनल आर्मी नोन एज दी आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, हिंदी वाले लिखें इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए को इंडियन नेशनल आर्मी, कोष्टक में 1942 1942 बनी। इसे आजाद हिंद फौज नाम से भी जाना जाता है, इसे आजाद हिंद फौज नाम से भी जाना जाता है। कोष्टक में लिखेंगे वॉज ए, या कि ऐसा कोष्टक में नहीं, हाँ एक कोष्टक में भी लिख सकते हैं, वॉज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वॉज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कोष्टक बंद, इन साउथ ईस्ट एशिया, इन साउथ ईस्ट एशिया। आगे लिखना चालू करेंगे साउथ ईस्ट एशिया, लिखेंगे इसमें ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव was to achieve India, was to achieve India independence from British rule, British rule with, British rule with Japanese assistance, Japanese assistance, Japanese जापान की सहायता से। हिंदी में लिखेंगे यह एक सैन्य संगठन था जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में गठित हुआ था। यह एक सैन्य संगठन था जो कि दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में गठित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य जापानी सहायता से ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था, भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा उसमें अब फॉर्मेशन, इट वॉज फाउंडेड बाय, या कि इट वॉज फाउंडेड इन सिंगापुर बाय कैप्टन मोहन सिंह, अंडरलाइन करना इसके नाम के नीचे, बाय कैप्टन मोहन सिंह। हिंदी में लिखें गठन, इसका गठन सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। अगला लिखेंगे उसमें हेडिंग बनाएंगे लीडरशिप, अगली हेडिंग लीडरशिप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस took over leadership and recognized the regiment in 1943, अंडरलाइन करेंगे इस ईयर के भी नीचे, 1943। he also, आगे लिखेंगे he also formed
ए ही ऑल्सो फॉर्म्ड ए वुमेन यूनिट, महिला यूनिट, वुमेन यूनिट called the women unit. He also formed a women unit called the रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। हिंदी वाले लिखें इसके नेतृत्व में या कि इसका नेतृत्व 1943 में, 1943 अंडरलाइन करिएगा इस सन के नीचे, इसका नेतृत्व 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाला और उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट नामक, रानी झांसी रेजिमेंट नामक एक महिला इकाई का गठन भी किया था। रानी झांसी नामक एक महिला इकाई का गठन भी किया था। अगला लिखेंगे स्लोगन, नारा क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस गेव स्लोगन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गेव स्लोगन, डबल इन्वर्टेड कामा में लगाएंगे गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा भी दिया गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें अब हिस्ट्री, चलिए हो गया इतना पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट बना लीजिएगा, अगली उसमें टॉपिक लिखिएगा। अगला लिखिएगा CR फॉर्मूला, CR फॉर्मूला 1944 लिखेंगे इसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, CR फॉर्मूला, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, CR फॉर्मूला बोला जाता है इसे, ठीक। अब देखिए 1944 में अब क्या हो गया देश में आपके, मैंने फिर इतिहास की ओर थोड़ा सा लौटिए उसमें अब कि आपका क्या हो गया, कांग्रेस आपकी लीडरशिप तो एक और एक्टिव हो ही रही है ना, जो आपके किस रूप में थी, आपकी INC के रूप में एक्टिव कर रहे हैं, उसमें भी बड़े लीडर हैं। बड़े लीडरों में जवाहरलाल नेहरू हो गए, आपके महात्मा गांधी हो गए, सरदार पटेल हो गए, ऐसे कई नेता उधर थे। एक लीडरशिप आपकी आ गई किस रूप में, जो कहीं ना कहीं बीच में रुक गई थी एक्सट्रीमिस्ट वाली, वो आ गई सुभाष चंद्र बोस के रूप में आपके और कैप्टन मोहन सिंह के रूप में। तीसरी बात, अभी एक लीडरशिप चल रही थी मुस्लिम लीग, लेकिन मुस्लिम लीग की लगातार मांग चल रही थी उसमें अब कि हमें क्या चाहिए, एक अलग राष्ट्र, अलग नेशन, अलग पाकिस्तान राष्ट्र की वो मांग कर रहे थे। तो CR फॉर्मूला जो लाया गया 1944 में, वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के रूप में आपका लाया गया। इस सूत्र में यह कहा गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक होके काम करे अभी उसमें, किसके लिए, ब्रिटिशों से मुक्ति के लिए, देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन अच्छा इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई। तो CR फॉर्मूले की सबसे इंपॉर्टेंट जो शर्त थी वो ये रखी गई थी कि जैसे ही आपका क्या होगा, जैसे ही देश ब्रिटिशों से आजाद होगा, उसके आजाद होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कंडीशन लगाएंगे उसमें कि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, भारत के क्षेत्रों में हम क्या कराएंगे, जनमत कराएंगे, मतलब ओपिनियन कराएंगे, जनता से पूछेंगे कि क्या आपको पृथक पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए, एक अलग राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने कंडीशन क्या बोला, भारत, और भारत उस समय में पूरा भारत मतलब उसमें है ना, वहां के लोगों से क्या किया जाएगा, वहां के लोगों से पूछा जाएगा उसमें। अब कंडीशन समझ में आई, मतलब अगर आपको क्या है, ये पूछेंगे उन क्षेत्रों में कि आप किस ओर जाना चाहते हैं, आप अलग राष्ट्र चाहते हैं कि नहीं चाहते। लेकिन जिन्ना ने क्या बोल दिया उसमें, जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कह दिया उसमें कि आप जो है इन पूरे लोगों से मत पूछिए, मतलब बात समझिएगा,
आपको पूरे लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप किससे पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से पूछेंगे, मुस्लिम बहुल से आप पूछेंगे बस। भारतीयों ने ये बोला कि भारत के जितने भी बहुल क्षेत्र हैं, मतलब जनता से हम पूछेंगे। जिन्ना ने कंडीशन लगा दी, जन ने बोला नहीं, ऐसा नहीं, अगर आपको पूछना ही, ओपिनियन लेना ही है जनता का, तो आप किनका लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उसमें अब। और अंततः जाके ये फॉर्मूला, ये सूत्र भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया उसमें। अब लिखिएगा CR फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 लिखिएगा। in this formula चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कोष्टक में कांग्रेस, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कोष्टक में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बाई कांग्रेस, कांग्रेस की। अब ये क्या थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस की ओर से बात कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग की ओर से कौन बात करेंगे, जिन्ना बात करेंगे। लिखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बाई कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग to resolve the political deadlock हिंदी में लिखेंगे CR फॉर्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और मुस्लिम लीग के मध्य, CR फॉर्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कोष्टक में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए, राजनीतिक गतिरोध लिख लीजिएगा, गतिविधियों से ज्यादा गतिरोध सही है, राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक प्रयास था। आगे लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे उसमें आप, इट्स एम टू सिक्योर द लीग सपोर्ट, मुस्लिम लीग, द लीग सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस इन exchange for independent in exchange for a post war in Muslim पोस्ट वॉर के बाद लिखेगा रेफरेंडम, RE जनमत का, REFER EN DUM पोस्ट और रेफरेंडम जनमत, पोस्ट और रेफरेंडम इन मुस्लिम लीग या कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज to test the demand for पाकिस्तान, हिंदी वाले लिखें, इसका उद्देश्य लीग का समर्थन प्राप्त करना था, मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त करना था, जिसके बदले युद्ध के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में
बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह द्वारा, जनमत संग्रह, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान की जांच की जानी थी, पाकिस्तान की जांच की जानी थी। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान की जांच की जानी थी। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें, अब रिजल्ट लिखिए, नतीजा क्या हुआ उसमें। अब रिजल्ट, महात्मा गांधी सपोर्टेड इट, महात्मा गांधी सपोर्टेड इट and held talks with Jinnah, but Jinnah rejected it, it starting that he wanted a, plebiscite, प्लेबिसाइट मतलब आपके पूरे क्षेत्र में वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन हिंदी में लिखेंगे, महात्मा गांधी ने इसे स्वीकार किया, लेकिन जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह चाह रहे थे कि मुसलमानों द्वारा ही जनमत कराया जाए। चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा, रेड फोर्ट केस, लाल किला मुकदमा। अब देश आजाद, क्वेश्चन मिलेंगे 1945-46, उसको रेड फोर्ट ट्रायल लिख लीजिएगा, केस और ट्रायल दोनों। ट्रायल लाल किला मुकदमा नाम से जाना जाता है वो, 1945-46। हिंदी वाले लिख लें, लाल किला मुकदमा 1945-46 लिखना चालू कर। दी रेड फोर्ट ट्रायल was a famous court material held by the British at Red Fort in Delhi again three officer of the Indian National Army, again the three officer of the Indian National Army, तीनों के नाम लिखिएगा। शहनवाज खान, पूछा गया क्वेश्चन है ये, शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो, गुरबख्श GURBAKSH, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, DHILLON, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। हिंदी वाले लिखेंगे लाल किला मुकदमा। आजाद हिंद फौज के
मुकदमा मुकदमा आजाद हिंद फौज के 3 वरिष्ठ अधिकारियों नाम लिखेगा शहनवाज खान, ये लिखा हुआ है शहनवाज खान। दूसरे का नाम लिखेगा प्रेम कुमार सहगल, प्रेम कुमार सहगल। अगले का नाम लिखेगा गुरबख्श सिंह ढिल्लो, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। और ये तीनों के नाम पूछे गए हैं। गुरबख्श सिंह ढिल्लो पर ब्रिटिश शासन द्वारा, गुरबख्श सिंह ढिल्लो पर ब्रिटिश शासन द्वारा दिल्ली के लाल किले में, ब्रिटिश शासन द्वारा दिल्ली के लाल किले में चलाया गया प्रसिद्ध कोर्ट मार्शल था, चलाया गया प्रसिद्ध कोर्ट मार्शल था। अब क्या थे लिखेगा हु वेयर एक्यूज्ड। अब मुकदमा चलाया क्यों गया था, हु वेयर एक्यूज्ड। हाँ मतलब इसी में आप या कि अगला पॉइंट भी लिखते हैं, ये मुकदमा चलाया क्यों गया था इन लोगों के ऊपर। हु वेयर एक्यूज्ड of who were accused for waging war, WAGING, waging war, who were accused of waging war against the British crown, against the British crown। हिंदी में लिखेंगे चलाए जाने का कारण बना लीजिए या कि जैसा भी लिखना हो उसमें। अब इन पर मुकदमा चलाए जाने का कारण, इन पर मुकदमा चलाए जाने के कारण ब्रिटिश क्राउन के विरुद्ध, ब्रिटिश क्राउन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आरोप था, युद्ध छेड़ने का आरोप था। चलिए अब अगला लिखिएगा उसमें। अब अगर ये मुकदमा रहा होगा तो कुछ वकील भी लगे होंगे तो लिखेगा डिफेंस टीम, डिफेंस टीम, रक्षा टीम कौन लग गई इनको बचाने के लिए, डिफेंस टीम। दी कांग्रेस फॉर्म्ड ए, दी कांग्रेस फॉर्म्ड ए डिफेंस कमेटी, डिफेंस कमेटी, दी कांग्रेस फॉर्म ए डिफेंस कमेटी in defense committee in भोला भाई देसाई, भोला भाई देसाई, और सबके नीचे अंडरलाइन करना भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, SAPRU, तेज बहादुर सप्रू, एंड KN काटजू, कैलाश नाथ काटजू, टू फाइट दी केस, टू फाइट दी केस ऑफ थ्री फ्रीडम फाइटर, ऑफ दीज फ्रीडम फाइटर, ऑफ दीज फ्रीडम फाइटर। हिंदी वाले लिखे कांग्रेस ने इन स्वतंत्रता सेनानियों का मुकदमा लड़ने के लिए, कांग्रेस ने इन स्वतंत्रता सेनानियों का मुकदमा लड़ने के लिए भोला भाई देसाई, सब पूछे गए नाम है ये, भोला भाई देसाई, इनका मुकदमा लड़ने के लिए भोला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ये लिखा है तेज बहादुर सप्रू,
व कैलाश नाथ काटजू, केएन काटजू, कैलाश नाथ काटजू जैसे दिग्गजों की एक, जैसे दिग्गजों की एक बचाव समिति बनाई, जैसे दिग्गजों की एक बचाव समिति बनाई। चलिए रिजल्ट लिखिएगा क्या हुआ। अब ये जब केस लड़े तो क्या हुआ, केस जीते कि क्या हुआ। ड्यू टू मैसिव पब्लिक एलिगेशन, ड्यू टू मैसिव पब्लिक एगिएशन, एलिगेशन नहीं एगिएशन, AGI TATION एगिएशन, एगिएशन, द ब्रिटिश हैड टू कम्यूट दी डेथ सेंटेंस, कम्यूट दी डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस टू लाइफ, डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड लेटर रिलीज हिम। भारी आंदोलन के चलते, परिणाम क्या हुआ इसका, ये मुकदमा जब लड़े वकील तो भारी आंदोलन के चलते अंग्रेजों को फांसी की सजा को, अंग्रेजों को फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलना पड़ा, आजीवन कारावास में बदलना पड़ा और बाद में उन्हें रिहा करना पड़ा। आसान भाषा में अगर मैं बोलूं सिंपल टर्म में तो INA के आपके क्या थे, आज देखिए आजादी में लगातार आपका कंट्रीब्यूट हो रहा है सब लोगों को उसमें। अब INA के 3 आपके व्यक्ति थे जिनका नाम था, और ये 3 व्यक्ति कौन थे, INA आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे आपके, शहनवाज खान हो गए, प्रेम कुमार सहगल और आपके क्या हो गए, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। इन तीनों ने जो ब्रिटिश क्राउन थे उस दौरान में उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। क्यों, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ क्या, आजादी। और जैसे ही इन्होंने ये मुद्दा छेड़ा उसमें किसके लिए, आपके आजादी के लिए, ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ, तो इनके ऊपर राजद्रोह का केस लग गया एक प्रकार से। और जैसे ही इनके खिलाफ राजद्रोह का केस लगा तो इनका राजद्रोह के केस लगने के बाद कोई भी केस होता है उसके बाद क्या हुआ, इनकी सुनवाई हुई। तो सुनवाई कहां करी गई, दिल्ली के लाल किले में आपके उसे। अब तो इसी कारण से लाल किला मुकदमा बोला गया। कांग्रेस ने बोला कि इन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं है, देश की आजादी के लिए काम किया है। कांग्रेस ने वकील की एक समिति, वकील भेज दिया कमेटी बना के, जिस वकालत में आप बड़े बड़े नाम देख रहे हैं, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं आप जिनका नाम पढ़ रहे हैं। कौन, आपके तेज बहादुर सप्रू हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए उसमें, अब भोला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, ये सब के सब बड़े नाम हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके लिए आपका केस लड़ा, किसके खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ। और जैसे ही ब्रिटिशों ने इन्हें क्या दिया था, अभी ब्रिटिश इन्हें सजा सुना चुके थे, किसकी, फांसी की। और ब्रिटिशों ने जो डेथ आपकी फांसी की सजा थी उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, आपके अब लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास में। और अंततः जाके फिर ऐसी भी स्थिति बनी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट, जो आजीवन कारावास की सजा भी हो रही थी, उसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त करके इन्हें रिहा कर दिया गया उसमें। क्लियर हो गई है, क्लियर है चीजें। चलिए अगला पॉइंट डालिएगा उसमें, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन लिखेगा 1946, कैबिनेट मिशन क्वेश्चन में लिखेगा 1946। और ये सब नाम इसलिए भी याद कर लेना क्योंकि हो सकता है वो इस बेसिस में भी क्वेश्चन जाएगा कि इनका संबंध किससे है, या कि आजकल वो क्वेश्चन इस फॉर्मेशन में जाएगा कि लाल किला मुकदमा में कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है और आपके इनकी जगह दूसरे नाम डाल देगा, बस हो गया। एग्जाम्पल के तौर में हो सकता है आपके 1-2 ऐसे नाम डाल देगा उसमें जो कंफ्यूज कर जाएंगे। अब हो सकता है यहाँ पे कहीं मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सी राजगोपालाचारी लोग के नाम ना डाल दे, तो ये कंफ्यूज मत होना, ऐसा डालेगा कि कौन किससे, इसलिए बड़े नाम है इसमें।
जैसे दो व्यक्ति का नाम मैंने वहां बताया था, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनका नाम मत बोलना, वो जलियांवाला बाग से रिलेटेड है आपके उसमें। एक नाम उधर मत भूलना जो कल मैंने नाम बताया था, किसके आपके उसमें, व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल में 3 सत्याग्रही थे, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपके ब्रह्मदत्त, और आपके महिला वाली का नाम था प्रियंवदा देवी। तो वो क्वेश्चन फॉर्मेशन अभी सेंस में अगर डीप में घुसेगा तो वो जाएगा कि ब्रह्मदत्त या कि प्रियंवदा देवी लीडर जो है उनका संबंध किससे है। अब वो आपको डालेगा ऑप्शन में क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, या कि आपके एक ऑप्शन में डाल देगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तब आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, इसका राइट आंसर क्या है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसीलिए हिस्ट्री थोड़ा सा डीप में पढ़ो, जरूरी है उसमें। चलिए अगला लिखे कैबिनेट मिशन 1946 1946 लिखना चालू करिएगा। द कैबिनेट मिशन प्लान, द कैबिनेट मिशन प्लान was a highly significant, द कैबिनेट मिशन प्लान क्वेश्चन में 1946 में याद रखिएगा, was a highly significant constitutional initiative sent by the British government to India during the final stage of India struggle during the final stage of India struggles for independence हिंदी में लिखेंगे कैबिनेट मिशन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में, लास्ट स्टेज, अंतिम चरण में सरकार द्वारा भेजी गई, सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार, अंतिम चरण में सरकार द्वारा भेजी गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पहल थी। लिखेंगे उसमें अब इट्स, आगे लिखेंगे इट एम्ड टू, क्यों, लक्ष्य क्या था, उद्देश्य, इट एम टू आउटलाइन दी पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया एंड दी formation of a constituent assembly संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदी में लिखें इसका उद्देश्य भारत में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, भारत में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, देश आजाद होगा, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण और संविधान निर्मात्री सभा, भारत में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण और संविधान निर्मात्री सभा के गठन की रूपरेखा तैयार करना था, चलिए अब ये योजना आई थी तो मेंबर कौन कौन आए थे, मेंबर्स लिखेगा सदस्य, कौन कौन से सदस्य वहां से आए थे या कि किसके अंडर में ये बनी थी और किसने बनाया था, लिखेंगे नाम उनकी। अब पहला नाम लिखेंगे उसमें, अब पैथिक लॉरेंस स्टेफोर्ड क्रिप्स
एंड एवी अलेक्जेंडर, एंड एवी अलेक्जेंडर लिखिएगा सदस्य, हिंदी में लिखेंगे सदस्यों में लिख लिया नाम, लिख लीजिएगा उसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ये तीन नाम थे आपके। एवी अलेक्जेंडर जो इसमें आए थे कैबिनेट मिशन योजना में, देश को आजाद कराने की मांग करने के लिए, मतलब देश को अब कैसा कराया जाएगा, शांतिपूर्ण रूप में सत्ता दे दी जाएगी भारतीयों को। कंडीशन बताता हूं। अब देखिए इस समय ये टाइम पीरियड देखिए, कैबिनेट मिशन योजना क्या हो रही है आपके उसमें, अब ये भारत आ रही है कब आपके 1946 में आपके। अब ये जो 1946 में आ रही है उसमें अब उस दौरान में स्थिति क्या चल रही है, ऐसी स्थिति चल रही कि आपको याद होगा इस दौरान में आपका क्या हुआ, इसके पहले 1939 से लेके 1945 तक आपका क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी। अब जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है आपके किस रूप में, जब वो अपने एक भयावह घटना के रूप में पहुंच जाती है। कैसा, जैसा बार बार बताया जा चुका है, क्या हुआ, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में यूएसए ने क्या किया, आपके एटम बम कर दिए, फेंक दिए। और जब एटम बम फेंका गया तो युद्ध की आपकी स्थिति को देख के इसके बाद, और ये फेंका गया था कब, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। उन बमों के नाम भी हैं लिटिल बॉय और फैटमैन, ठीक है ना, जो बम फेंके गए थे। अब ये जैसे ही यहां पे आपका क्या हुआ, एटम बम फेंका गया, अब पूरे विश्व को ये स्थिति समझ में आ गई कि युद्ध क्या है। अब युद्ध को आगे कंटिन्यू करना मुश्किल होगा, मुश्किल से ज्यादा ये कहीं ना कहीं कैसी है, अत्यंत जनहानि होगी उससे, और इससे किसी का भी आपका भला नहीं है। तो इसी युद्ध को रोकने के लिए क्या हुआ फिर आपके उसमें, अब एक आपको ऑर्गेनाइजेशन बना जिसे आप यूएनओ के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 को बना। अब जैसे ही यूएनओ बना, अब यूएनओ बनने के बाद क्या हुआ, आपके ब्रिटिशों के ऊपर आपका क्या हो गया, एक प्रकार से उनके ऊपर वो होने लग गया कि दबाव आने लग गया, प्रेशर, कि आप जहां जहां पे बसे हुए हैं अब आप भाई खाली करें समय से। तो ब्रिटिशों ने एक एग्जाम्पल के तौर में बोला कि अगर मान लीजिए उन्होंने बोला कि हम खाली नहीं कर रहे हैं, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उन्हें इन देशों को खाली नहीं करेंगे, मतलब आप इनको आजाद नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा जो आपका ट्रेड चल रहा था, व्यापार चल रहा था, उसको हम रोक लगा देंगे। जैसे बाहर जो आपकी अदर कंट्रीज थी विदेश की, उन्होंने बोला कि हम आपसे ट्रेड व्यापार करेंगे ही नहीं, और जैसे ही हम आपके व्यापार नहीं करेंगे, आपके प्रोडक्टों को यूज नहीं करेंगे, तो आप ऑलरेडी कैसे हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। बात भी सही है भाई, उनका जो आपका जो ब्रिटिश थे वो किस रूप में आ गए थे, अब व्यापारिक रूप में थे उसमें। अब मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर में अगर आप ब्रिटिश हैं या कि आप कोई आदमी हैं, अगर आप क्या है, मैं बोलूं उसमें चीजों के लिए लेके कि आप उस व्यक्ति को आजाद कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर में क्या हुआ, मान लीजिए कोई आप ब्रिटिश हैं और आपने किसी ए व्यक्ति के या कि ए देश के ऊपर शासन किया हुआ है, अब मैंने बोला आप उसे आजाद करिए, आपने बोला हम आजाद नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने मिलकर, जो हम 10-15 देश थे, हमने बोला ठीक है हम इनका बाइकआउट करेंगे। अब इनका बाइकआउट कैसे होगा, इनका बहिष्कार या बाइकआउट ऐसा होगा कि इनके जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे, व्यापार रहेंगे, हम सब आप यूज करेंगे नहीं करेंगे, आप ऑलरेडी कोलैप्स कर जाएंगे। एक ये दबाव, दूसरा दबाव, लगातार हो रही गतिविधियां आपने देखा क्या बंद हुई हैं, बिल्कुल नहीं बंद हुई हैं। अभी इसके पहले भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है, एक्सट्रीमिस्ट के रूप में आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस संघर्ष कर रहे हैं, सिंगापुर में संघर्ष कर रहे हैं और बाकी क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं, किसके साथ मिलकर, जापानी सेना के साथ मिलकर। एक दबाव उधर से चल रहा है, एक मुस्लिम लीग भी कहीं ना कहीं बीच बीच में अपनी मांग को लेकर पहुंच जाते हैं कि आजाद करो उस समय से उसमें। अब क्योंकि मुस्लिम लीग को ही पता था कि जब तक ये आजाद नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान बनेगा नहीं उसमें, अब तो उनकी भी ये मंशा थी कि भाई अब तो छोड़ो समय से। तो ब्रिटिशों के ऊपर चौतरफा दबाव आ गया था, तो इसी दबाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिशों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने आके कैबिनेट मिशन की योजना को भेजा, कैबिनेट प्लान को, कि आप जाइए और भारतीयों को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरित की आप बात रखिए उसमें, अब कि ब्रिटिशों को कैसे आपके शांतिपूर्ण रूप तरीके से हटाया जाएगा उसमें, है ना।
और इसी बात को लेके ये 3 व्यक्ति आते हैं और इन्होंने कंडीशन रखी कि कंडीशन में 2 रखी कि हम आपको सत्ता हस्तांतरित करने के लिए बात भी कह रहे हैं उसमें, ठीक ऐसा। चलिए आगे लिखिएगा, रुक जाइएगा वो ऑन हो जाए।